सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास अपने जो चल रहा है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से बनी हुई है। और यहाँ पर हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि मैं लगातार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, शुक्ल जी की जो रचना थी उसके बारे में पढ़ चुके थे और ये महत्वपूर्ण कथन भी हमने पढ़ लिया था। आज जो अपने रचना है वो है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे आज। तो आज की रचना है दोस्तों अपने हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, जो कि रचना 1952 में लिखी गई थी। और ये किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। तो आपको बता दूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इनकी जो रचना है वो 1952 में लिखी गई थी, जिसका नाम आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। इसके बाद में अपने नेक्स्ट अपना जो टॉपिक पॉइंट है दोस्तों वो है द्विवेदी जी के अन्य ग्रंथ। तो इनके जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो इस प्रकार से हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखी थी 1940 में, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और इसके बाद में है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि द्विवेदी जी ने 1953 ईस्वी में लिखा था। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कमेंट अवश्य करें आपको क्लास किस प्रकार की लगी है। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, HP द्विवेदी, यानी मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो काल विभाजन है वो इस प्रकार से है। इन्होंने आदिकाल को दोस्तों जो समय दिया है या समय इन्होंने जो बताया है, 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी तक इन्होंने आदिकाल को माना है। और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आदिकाल का समय है वो कब से कब तक है। तो आप याद रखें 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी तक HP द्विवेदी जी का जो है आदिकाल का समय है। और इन्होंने भक्ति काल के बारे में बात करें तो भक्ति काल का दोस्तों इन्होंने समय माना है 1400 से लेकर के 1600 ईस्वी तक इन्होंने भक्ति काल का समय है वो बताया है। और तीसरा इनका पॉइंट है रीतिकाल। तो रीतिकाल का जो समय है वो दोस्तों द्विवेदी जी ने 1600 से लेकर के 1800 ईस्वी तक माना है। और चौथा नंबर पे जो इनका है आधुनिक काल, जिसका समय इन्होंने माना है दोस्तों 1800 से लेकर के 1952 ईस्वी तक इन्होंने आधुनिक काल का समय है वो माना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे आप याद रखें, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसके बारे में हम जो द्विवेदी जी की कुछ रचनाओं से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनके बारे में देखते हैं। तो विशेष में अपने पहला पॉइंट है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक है वो माने जाते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक के रूप में माने जाने वाले कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है दोस्तों, आदिकाल नामकरण इनकी ही देन है, यानी आदिकाल नामकरण है वो किसने दिया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही दिया गया था आदिकाल नाम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। और नेक्स्ट अपना जो फैक्ट है वो है आदिकाल को इन्होंने अत्यधिक विरोधों और व्योघातों का काल है वो कहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्योघातों का काल है वो किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और नेक्स्ट अपना फैक्ट है, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से D.Litt की उपाधि है वो प्राप्त की तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। इसके बाद में नेक्स्ट इनका जो प्रसिद्ध कथन है उसके बारे में आप जान लीजिए।
जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पुराने पेपरों में आप देखेंगे तो ये अवश्य आपको कथन है वो पुराने पेपरों में आया हुआ मिलेगा। तो जो इनका प्रसिद्ध कथन है वो इस प्रकार से है दोस्तों, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर आया हो। तो ये कथन इन्होंने किसके बारे में कहा है? तुलसीदास जी के लिए कथन इन्होंने कहा है और ये कथन आपको पता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है और इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि आपको ये कथन देकर के ये पूछेगा कि ये कथन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसके लिए प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी के लिए इन्होंने यह कथन प्रयोग किया है। नेक्स्ट इनका महत्वपूर्ण कथन जो काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये कथन है दोस्तों इनका, द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है और पुराने पेपरों में आया हुआ भी है। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। चलते हैं इसके बाद में, यहाँ पर कथनों की बात आ ही गई है तो हम जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके कथनों को भी मैं आपको बीच में यहाँ पर बताना चाहूँगा। शुक्ल जी के भी कुछ प्रसिद्ध कथन थे जिसमें से मैंने यहाँ पर एक दो कथन है वो लिखे हैं। तो इनका एक कथन ये है कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और इनकी जो रचना के बारे में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर यहाँ ये लाइन आई भी थी, पंक्तियाँ। तो इन्होंने जो वहाँ पर अपनी जो रचना है उसमें जो कवियों के जो परिचयात्मक विवरण है मिस्र बंधु विनोद से लिए थे, ये ऐसा हमने पीछे पढ़ा था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। इसके बाद में इनका नेक्स्ट कथन देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट कथन है दोस्तों, आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा तो उससे मेरे पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। यानी उसमें आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा तो उसमें मेरे पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। तो ये ऐसा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और किसके लिए कहा है? तो पंडित केदारनाथ जी के लिए इन्होंने ऐसा कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है ये। चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पर। नेक्स्ट अपनी जो रचना है दोस्तों साहित्यिक इतिहास की कड़ी में जो अपनी 7वीं रचना है यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो जो 7वीं रचना है वो दोस्तों हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ये रचना है जो कि 10 भागों में लिखी गई है। कितने भागों में लिखी गई है? 10 भागों में लिखी गई है। और इस जो रचना का समय है वो है 1973 ईस्वी। और इस रचना के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास रचना के लेखक है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखा है जो कि 10 भागों में है और 1973 में इसकी रचना की गई है। तो नगेंद्र जी ने इन्होंने ये लिखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र का जो जन्म है दोस्तों वो 1915 ईस्वी में हुआ था। जन्म के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं दोस्तों, जो नगेंद्र जी का जो काल विभाजन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आदिकाल इन्होंने माना है डॉक्टर नगेंद्र ने वो है 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी मध्य तक इन्होंने आदिकाल का समय माना है। और हमने पीछे पढ़ा था कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है, तो 1000 से लेकर के शायद 1400 ईस्वी तक था वो। और ये है नगेंद्र जी का 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का समय है वो माना है। नेक्स्ट इनका है भक्ति काल। तो भक्ति काल का जो समय है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक माना है।
और नेक्स्ट इनका जो फैक्ट है वो है रीतिकाल। रीतिकाल को दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक है वो माना है। और इसके बाद में है इनका आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का जो समय है वो दोस्तों इन्होंने माना है 19वीं शताब्दी से अब तक है वो इन्होंने आधुनिक काल है वो माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो 19वीं शताब्दी से अब तक जो है उसमें इन्होंने जो आज तक का युग है उसको भी इन्होंने अलग अलग नामों से पुकारा है और अलग अलग समय उनका दिया है, तो उनको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने आधुनिक काल में सबसे पहले नाम दिया है पुनर्जागरण काल। तो दोस्तों पुनर्जागरण काल वैसे नाम है वो भारतेंदु काल भी इसे कहा जाता है। तो और नगेंद्र जी के अनुसार जो पुनर्जागरण काल जिसे भारतेंदु काल भी कहा जाता है, तो इसका समय है इनके अनुसार 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, ये है इनका पुनर्जागरण का काल। और नेक्स्ट इनका जो काल है उसका नाम है जागरण सुधार काल। तो दोस्तों जागरण सुधार काल जो कि अपने द्विवेदी युग के नाम से भी पुकारा जाता है, तो जागरण सुधार काल का जो समय है वो दोस्तों 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट इन्होंने दिए है दोस्तों छायावाद युग। तो छायावाद युग का समय इन्होंने माना है 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक, जो कि तीसरे नंबर का है छायावाद युग। इसके बाद में चौथा नंबर इन्होंने दिया है छायावादोत्तर काल। तो देखते हैं छायावादोत्तर काल को इन्होंने कितना समय कब से कब तक माना है। तो इन्होंने दोस्तों छायावादोत्तर काल को 1938 से लेकर के अब तक माना है। और इसके भी इन्होंने दो भाग किए हैं। किसके? छायावादोत्तर काल के दो भाग इन्होंने किए हैं, जिसमें इनका पहला भाग है प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। छायावादोत्तर काल के दो भाग है। पहला है प्रगति प्रयोग काल जिसका समय है 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी तक। और जो दूसरा बे भाग है छायावादोत्तर काल का, उसका समय है और उसका नाम है दोस्तों नवलेखन काल। नवलेखन काल जिसका समय है 1953 से लेकर के अब तक, यानी वर्तमान तक इनका छायावादोत्तर काल का जो दूसरा पार्ट है नवलेखन काल, उसका समय वर्तमान में चल रहा है। अब यहाँ पर मैंने नोट लगा करके एक पॉइंट लिखा है, उसके बारे में आप देखिए। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव के विषय पर शोध उपाधि यानी PhD इन्होंने प्राप्त की थी। इनके ये दो टॉपिक थे, रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव के बारे में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और वीडियो को आप पूरा देखें ताकि मैं भी आपके जो व्यूज हैं उसके हिसाब से मोटिवेट होता रहूं और लगातार आपको क्लासेस देता रहूं। तो आप जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर अवश्य करें, ये आपका कर्तव्य बनता है। और यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो JP एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है अपना, उसको आप टेलीग्राम में जा कर के सर्च करना, वहाँ पर मिलेगा। सीधा लिंक के ऊपर टच करने से वहाँ पर आप है वो सर्च नहीं कर पाते हैं। सीधा आप टेलीग्राम को खोलें और उसमें नाम है वो लगाएं JP एग्ज़ाम रिव्यू, और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब अपने करते हैं, आपने जो टॉपिक चल रहा है उसकी 8वीं महत्वपूर्ण रचना है, उसके ऊपर हम पहुँच चुके हैं, और जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो रचना है दोस्तों हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा या किसके द्वारा लिखा गया। तो इसके लेखक है दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है, और इस रचना का जो समय है वो दोस्तों हो जाएगा 1938 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इनका जन्म काल देखिए दोस्तों 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इसके बाद में अब इस रचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उसमें भी अपने देखते हैं कि राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है
वो किस प्रकार से हैं वो आप देखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो काल विभाजन है वो दोस्तों मुख्यतः 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में मुख्यतः किया गया है। तो इसमें पहला जो काल है वो है दोस्तों संधि काल एवं चारण काल। संधि काल एवं चारण काल, जिसका समय इन्होंने माना है 750 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक। संधि या चारण काल इसको हम कह सकते हैं। और इसका समय आप देख रहे हैं 750 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक। अब इन्होंने संधि काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है। जो हम नाम पढ़ रहे हैं संधि काल और चारण काल, यही 2 विभाग हैं इसके, जिसमें क है संधि काल जिसका समय 750 से लेकर के 1000 विक्रमी संवत तक। और दूसरा जो चारण काल अपने कहा इसको, तो दूसरे चारण काल का जो समय इन्होंने माना है 1000 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक। अब यहाँ पर नोट लगा करके मैंने जो लिखा है उसके बारे में देखिए आप। शुक्ल के वीर गाथा काल को रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। ये पंक्ति काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछी जा चुकी है। तो किसने है वो शुक्ल के वीर गाथा काल को चारण काल कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शुक्ल जी के वीर गाथा काल को चारण काल कहा है। और या फिर ऐसे भी बन सकता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसके काल को वीर गाथा काल कहा है? तो शुक्ल जी के काल को और शुक्ल जी के वीर गाथा काल को कहा है। चलते हैं दोस्तों वर्मा जी के जो दूसरा इनका जो काल विभाजन है भक्ति काल, उसके बारे में जानने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है इन्होंने भक्ति काल का जो समय है वो रखा है 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक। ये है इनका भक्ति काल। और तीसरा जो इनका काल है रीति काल, तो रीति काल का समय इन्होंने रखा है दोस्तों 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक इन्होंने रीति काल का समय है वो माना है। और इसके बाद में नेक्स्ट है इनका आधुनिक काल। तो आधुनिक काल दोस्तों इन्होंने माना है 1900 से लेकर के अब तक जो चल रहा है वो इन्होंने आधुनिक काल का समय माना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने संपूर्ण इतिहास को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। कितने प्रकरणों में किया है? 7 प्रकरणों में विभाजित किया है, जो कि इस प्रकार से हैं। तो इनमें जो 7 जो प्रकरण इन्होंने बनाए हैं वो इस प्रकार से हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। पहला है संधि काल, और दूसरा है चारण काल, तीसरा है भक्ति काल की अनुक्रमणिका, और चौथा है भक्ति काल, पांचवा है प्रेम काव्य, और छठा है राम काव्य, और सातवां है इनका कृष्ण काव्य। तो ये 7 प्रकरणों में इन्होंने अपने संपूर्ण इतिहास को है वो विभाजित किया है। एक बार आप दोबारा देखें, संधि काल, फिर इसके बाद में चारण काल, फिर भक्ति काल की अनुक्रमिका, और फिर भक्ति काल, फिर प्रेम काव्य, फिर राम काव्य और कृष्ण काव्य। इन 7 प्रकरणों के नाम आप है वो क्रमानुसार याद रखें। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना रहती है। चलते हैं दोस्तों, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो रचना है उसकी कुछ विशेषताएं जानने के लिए। तो इनकी विशेषताओं में देखिए दोस्तों आप, पहली विशेषता है इस रचना में रामकुमार वर्मा ने 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक की है। जिसमें देखिए आप, इस रचना में रामकुमार वर्मा ने 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक की कालावधि का वर्णन किया है। कितनी कालावधि? 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक की कालावधि का वर्णन है वो किया है, जिसमें आदिकाल एवं भक्ति काल का ही उल्लेख है। कौन कौन से काल का? आदिकाल और भक्ति काल, इन 2 कालों का ही उल्लेख है। नेक्स्ट इनकी विशेषता है रचना की कि संधि काल में इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को भी शामिल किया है, तथा अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, और काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू को, और ये अपभ्रंश के कवि हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए इनका अपना नेक्स्ट विशेषता है दोस्तों, इन्होंने अपभ्रंश का समय 693 ईस्वी निर्धारित किया है। कितना? 693 ईस्वी जो समय है इन्होंने अपभ्रंश का निर्धारित किया है। और नेक्स्ट अपनी विशेषता है, इन्होंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य धारा नाम है वो दिया था। जो अपने कल के वीडियो में हमने जो पढ़ा था, जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर जी हैं, और जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा है जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी है, और जो रामाश्रयी थी उसमें वो थे तुलसीदास जी, और जो कृष्ण से संबंधित थी उसके सूरदास जी थे। तो वो आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट था और काफ़ी बार वहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो ये भी लाइन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की काफ़ी प्रसिद्ध लाइन है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इसके बाद में दोस्तों अपने चलते हैं नेक्स्ट अपनी रचना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस रचना पे हम पहुंच चुके हैं जो कि अपनी 9वीं रचना है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है 1965 ईस्वी में लिखा गया। दोस्तों आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैंने पिछले वीडियो में देखा है कि वीडियो पे जितने व्यूज़ हैं उससे बहुत कम मात्रा में लोग हैं वो लाइक कर रहे हैं, और आप वीडियो को पूरा देखें ताकि अपने वीडियो का रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो देखिए दोस्तों, जो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है वो 1965 ईस्वी में लिखा गया था, और इसके लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले गणपति चंद्र गुप्त, और समय है इसका 1965 ईस्वी में लिखा गया था। अब अपनी बात करते हैं जो गणपति चंद्र गुप्त हैं, इनका जो काल विभाजन है वो किस प्रकार का है। तो दोस्तों इन्होंने अपने काल को 4 भागों में बांटा है। अनेक लेखकों की तरह गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन है वो 4 भागों में बांटा गया है। वो किस प्रकार से हैं आप देख सकते हैं। पहला है इनका प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल का जो समय है दोस्तों 1184 से लेकर के 1350 ईस्वी तक इन्होंने प्रारंभिक काल का समय बताया है। और पूर्व मध्यकाल जो नेक्स्ट इनका समय है वो है दोस्तों 1350 से लेकर के 1600 ईस्वी तक इन्होंने पूर्व मध्यकाल का समय माना है। नेक्स्ट जो इनका काल विभाजन में जो नाम है वो है दोस्तों तीसरा उत्तर मध्यकाल। तो दोस्तों इन्होंने उत्तर मध्यकाल का जो समय माना है 1600 से लेकर के 1857 ईस्वी तक इन्होंने उत्तर मध्यकाल का समय माना है। और चौथा है इनका आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का समय इन्होंने माना है दोस्तों 1857 से लेकर के अब तक। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और थोड़ा सा अलग इनका जो काल विभाजन यानी आधुनिक काल का जो समय है थोड़ा सा अलग है अन्य लेखकों से। तो आधुनिक काल का जो इनका समय है वो आप देख रहे हैं 1857 से लेकर के अब तक इन्होंने माना है। चलते हैं इनकी रचना के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, इन्होंने पूर्व मध्यकाल को 3 श्रेणियों में बांटा है। कितने श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों में। और किसको बांटा है? पूर्व मध्यकाल को। जो 3 श्रेणियाँ इस प्रकार से हैं, पहली श्रेणी है धर्माश्रित, और दूसरी है राज्याश्रित, और तीसरी है लोकाश्रित। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये रचनाकार हैं जिनके बारे में अपने पढ़ रहे हैं, इनका नाम है गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने कि आप देख सकते हैं पूर्व मध्यकाल को 3 श्रेणियों में बांटा है। तो वो श्रेणियाँ कौन कौन सी है? तो आप 3 नाम दे देगा आपको उसमें ऑप्शन में कि धर्माश्रित है, और एक राज्याश्रित है, और एक लोकाश्रित है। और एक और को नाम दे करके पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी पूर्व मध्यकाल की 3 श्रेणियों में शामिल नहीं है। तो इन तीनों श्रेणियों को आप अच्छी तरह से आप याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट इनका जो पॉइंट है वो है दोस्तों, इन्होंने आदि काल को शून्य काल तथा प्रारंभिक काल कहा है। क्या कहा है आदि काल को? एक तो कहा है शून्य काल और एक कहा है प्रारंभिक काल। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शून्य काल तथा प्रारंभिक काल है वो संज्ञाएं किसके द्वारा दी गई? तो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट जो विशेष कुछ पॉइंट है वो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। पहली विशेषता है,
हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर शोध उपाधि है वो प्राप्त इन्होंने की थी। और नेक्स्ट विशेष बात है कि साहित्य विज्ञान विषय पर डी.लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। किसके ऊपर? साहित्य विज्ञान के ऊपर। और तीसरा जो विशेष पॉइंट है दोस्तों, गणपति चंद्र गुप्त ने जैन कवि शालिबदर सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, इसको आप इम्पोर्टेंट मान करके अच्छी तरह से याद कर लें कि गणपति चंद्र गुप्त ने किन को हिंदी का पहला कवि माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शालिबदर सूरी को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर, जो कि है नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास को 16 खंडों में बांटा था। नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में बांटा था? 16 खंडों में, ये आप याद रखें। तो इस प्रकार से ये आज का अपना वीडियो था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को पूरा देखा है, और आप अन्य साथियों को भी वीडियो को शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में जा कर के जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से सर्च करें, तो वहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।